गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी कि व्हेन डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए, मतलब कि डीएनए में से जब आरएनए फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इस टर्म से ट्रांसक्रिप्शन। होगा क्या कि जो भी डीएनए के एक स्ट्रैंड होती है उनमें से हम फॉर्मेशन करते हैं आरएनए का, राइट। और वो जो आरएनए होगा उसके अंदर जो भी डीएनए के पास जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी वो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन उस आरएनए के पास भी प्रेजेंट होगी, राइट। और इसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। देन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, राइट। मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हम पढ़ चुके हैं आगे, राइट। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द सेंस जो भी पेरेंट डीएनए की जो स्ट्रैंड थी उसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने जो न्यू डीएनए की स्ट्रैंड जो फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, राइट। तो यहाँ पर वैसे ही सेम इंफॉर्मेशन, मतलब कि डीएनए के पास जो सेम इंफॉर्मेशन थी वो ही इंफॉर्मेशन आरएनए के पास भी प्रेजेंट होंगी, राइट। एक जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, एडेनोसाइन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरेसिल। मतलब कि एडेनोसाइन जो थी वहां पर अगर डीएनए की बात करें तो वहां पर क्या था, एडेनाइन के सामने थाइमिन था। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो एडेनाइन के सामने क्या होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा। देन इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होगा कि खाली डीएनए का कोई भी एक सेगमेंट या फिर कोई भी एक सिंगल स्ट्रैंड जो होगी वो ही आरएनए के अंदर कॉपी होगी। उसके अलावा दूसरा जो भी सब कुछ प्रेजेंट होगा वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कॉपी नहीं होगा। आगे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है उसके बारे में देखेंगे हम यहाँ पर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्रिमिलरी बाय द 3 रीजन्स इन द डीएनए। मतलब कि अगर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन की बात करें या फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो वो क्या डिनोट करेगा, 3 रीजन्स डिनोट करेगा। एक जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे प्रोमोटर रीजन, नेक्स्ट जो रीजन है उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन, एंड थर्ड वन जो रीजन होगा उसे हम कहेंगे टर्मिनेटर, राइट। तो ये 3 जो रीजन्स है वो प्रेजेंट होंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये ही डायग्राम जो है वो आपकी बुक के अंदर दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर, तो वो पहले हम रिफर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एस यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इस साइड। ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो कैसे है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द सेंस पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड है वो कोडिंग स्ट्रैंड है, मतलब कि दूसरी जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होगी कोडिंग स्ट्रैंड जो होगी वो प्रेजेंट है। अब 3 रीजन्स की हम लोगों ने बात की है। फर्स्ट वन इज द प्रोमोटर रीजन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। मतलब कि देखो जैसे कि हम लोगों ने रेप्लिकेशन के अंदर देखा था कि जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो वो कहीं भी जगह से नहीं स्टार्ट होती। एक स्पेसिफिक रीजन होता है डीएनए के अंदर जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, या फिर स्पेसिफिक रीजन बोल सकते हो या फिर स्पेसिफिक साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता था, जिसे हम कहते थे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर ओरिसाइट। वैसे ही अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी कहीं से भी स्टार्ट नहीं होता, राइट। ट्रांसक्रिप्शन भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के लिए भी जब उसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है तो उसे प्रोमोटर रीजन चाहिए होगा। प्रोमोटर रीजन जो है उसके नेक्स्ट, राइट, प्रोमोटर रीजन के साथ ही उसके नेक्स्ट जो अटैच्ड होगा पोर्शन, वहां से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में होगा टर्मिनेटर।
टर्मिनेटर इन द सेंस जहां पर स्टॉप कोडॉन उसे मिलेंगे और जो भी ट्रांसक्रिप्शन की जो भी प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी, राइट। मतलब कि देखो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हमने क्या बोला कि डीएनए में से आरएनए बनता है, वो हमको पता है। अब आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? प्रोमोटर साइट से, राइट। प्रोमोटर साइट के बाजू में जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट प्रेजेंट है वहां से एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा, राइट। एमआरएनए बनते जाएगा। अब स्टॉप कहां पर होगा एमआरएनए? जब उसे टर्मिनेटर साइट मिलेगी तो एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाएगा और वहां से एमआरएनए की जो भी स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुई थी वो डीएनए में से अलग हो जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या हो रहा है। आगे आगे जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हाउ डज ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, राइट। और बीच में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर जितने भी प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन्स के बीच में जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सब कैसे होंगे? स्ट्रक्चरल जीन्स, मतलब कि विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्चर, अब आपको ऐसा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे, राइट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दिस स्ट्रक्चरल जीन्स पार्टिसिपेट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे वन बाय वन सभी चीजें। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम बताया बुक के अंदर से, उसमें से आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि प्रमोटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है और टर्मिनेटर रीजन क्या है, राइट। आगे देखते हैं। देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। मतलब कि अगर आपको 2 स्ट्रैंड, मतलब कि डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है उसमें आपको अगर स्ट्रक्चरल जीन्स को अगर आपको डिफाइन करना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, कन्वेंशनल है। अब 2 टाइप की स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, दूसरी होगी कोडिंग स्ट्रैंड। तो वो देखते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर, कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द सेंस जो भी पेरेंट डीएनए की जो स्ट्रैंड है वही होगी, ठीक है। The 2 strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase also catalyze the polymerization in only one direction, that is 5 prime to 3 prime। ये चीज हम आगे भी पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी जो भी डीएनए प्रेजेंट होता है वो ऑपोजिट पोलरिटी में होता है। मतलब कि एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी तो दूसरी उसके सामने जो स्ट्रैंड होगी वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी, राइट। तो वैसे ही, और उसके अंदर अगर हम बात करें तो कौन पार्टिसिपेट करता है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है? तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। The strand that has the polarity of 5 prime to 3 prime act as a template and is also referred to a template strand, right? मतलब कि जो भी एक दूसरी स्ट्रैंड जो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जो भी एक दूसरी स्ट्रैंड होगी उसे हम रिफर करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। देन आफ्टर कोडिंग स्ट्रैंड की अगर बात करें तो अदर स्ट्रैंड हैज द पोलरिटी 5 prime to 3 prime and the sequence same as the RNA is displayed during transcription। मतलब कि एक दूसरी सीक्वेंस होगी जिसके पास सेम पोलरिटी प्रेजेंट है। मतलब कि जैसे आरएनए के पास प्रेजेंट थी वैसे ही सेम पोलरिटी इसके पास भी प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। और उसकी पोलरिटी होगी फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, सेम पोलरिटी, ठीक है। दिस स्ट्रैंड विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग इज रिफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड। बट एक चीज ये है कि यहां पर हमने नाम तो दे दिया कि कोडिंग सीक्वेंस, बट ये जो स्ट्रैंड है वो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती, राइट। किसी भी चीज के लिए वो कोड नहीं करती, इसलिए उसका हमने नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट व्हाइल डिफाइंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब कि अगर किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड की हेल्प लेंगे। तो यहां पर देखो आप, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन एंड कोडिंग स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। यहाँ पर आपको बताया गया। अब नीचे ये जो चीज़ है वो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम था वही चीज़ यहाँ पर मैंने फिर से ड्रॉ की है, राइट। तो अब आपको पता होगा प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन, राइट। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड एंड हियर इज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड। मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो जहाँ से स्टार्ट होती है वो पोर्शन। वन बाय वन देखते हैं। अब सबसे पहले हमने देखा था प्रोमोटर, तो प्रोमोटर का काम क्या है वो देखते हैं।
रीजन एट विच एन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि एक ऐसा रीजन डीएनए के सीक्वेंस में, एक ऐसा रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड होगा, राइट। अब यहां पर आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड हुआ। हम लोगों ने रेप्लिकेशन में तो ये देखा था कि रेप्लिकेशन में तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा था, बट यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्यों बाइंड हो रहा है? बिकॉज जो भी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही है उसके लास्ट में आपको जो भी पोर्शन मिलेगा, जो स्ट्रैंड न्यू मिलेगी, वो कौन सी होगी? एमआरएनए की स्ट्रैंड होगी, राइट। मतलब कि आरएनए की स्ट्रैंड आपको चाहिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज का यूज किया है, ठीक है। प्रोमोटर इज लोकेटेड अपस्ट्रीम, प्रोमोटर कहां पर होगा? ऊपर की साइड प्रेजेंट होगा, टू द लेफ्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन दैट इज टूवर्ड्स 5' एट ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। देखो कोडिंग स्ट्रैंड जो है यहाँ पर प्रोमोटर प्रेजेंट है, राइट। स्ट्रक्चरल जीन कहां पर है? ये स्ट्रक्चरल जीन मतलब कि लेफ्ट साइड, स्ट्रक्चरल जीन राइट साइड में है, तो उसके लेफ्ट साइड में मतलब कि कौन सी? कोडिंग स्ट्रैंड जो है ना, उस डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट है? प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट है। तो आपको यही चीज यहाँ पर दी गई है। अब अगर हम बात करें प्रोमोटर रीजन की, तो प्रोमोटर रीजन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में अलग होते हैं, बेस पेयर्स अलग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में जो 6 बेस पेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं पिन बॉक्स, राइट, या फिर प्रिब्नो बॉक्स जो है TATAAT, राइट। ये जब डीएनए स्ट्रैंड में आपको मिलेगा तो वहां पर से प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रोमोटर जो है वो अटैच हो जाए, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इस जगह को, इस बेस पेयर को आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद उसके नेक्स्ट जो बेस पेयर होगा वहां से वो जो भी प्रोसेस है, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसे वो स्टार्ट कर देगा। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो 7 बेस पेयर TATAAA, राइट, मतलब कि टाटा बॉक्स और होगनेस बॉक्स, दो नाम है इसके, टाटा बॉक्स या फिर होगनेस बॉक्स। उसको जब ये बेस पेयर्स मिलेगी तो उसके बाद से वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, राइट। देन नेक्स्ट वन इज द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन द स्टेप, जो भी प्रोसेस थे उसको स्टॉप करना। टर्मिनेट मतलब कि रोक देना। दिस रीजन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम, मतलब कि जो भी टर्मिनेशन पोर्शन है वो कहां पर? डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट है, टू द राइट, मतलब कि राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन लेफ्ट हैंड साइड में था, जो भी स्ट्रक्चरल जीन लेफ्ट हैंड साइड में था, और टर्मिनेशन जो है वो कहां पर प्रेजेंट है? ऑन द राइट हैंड साइड। देखो स्ट्रक्चरल जीन लेफ्ट हैंड साइड, टर्मिनेशन जो है वो राइट हैंड साइड पर प्रेजेंट है, दैट इज टूवर्ड्स द 3' एंड ऑफ द कोडिंग सीक्वेंस। और वो कौन सी साइड है? ये जो कोडिंग सीक्वेंस है उसके 3' एंड जो है उसके साइड है, ठीक है, क्लियर। लास्ट वन इज द स्ट्रक्चरल जीन, एरिया इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ये जो स्ट्रक्चरल जीन वाला जितना भी एरिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, फॉर द ट्रांसक्रिप्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। क्यों? बिकॉज देखो आप लोगों ने पहले ही बोला कि प्रोमोटर जो है उसके नेक्स्ट जो जीन होगा वहां से तो एमआरएनए बनना स्टार्ट होगा, और वो स्टॉप कहां पर होगा? टर्मिनेशन रीजन पर स्टॉप होगा। तो बीच में जगह कौन सी बची? स्ट्रक्चरल जीन, राइट। यहां से लेकर यहां तक का जो भी रीजन होगा वो रीजन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द एमआरएनए फॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में वो ही रीजन्स पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अब हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो देखा, उसके 3 पोर्शंस भी देखे। अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे देखे तो एकदम इजी है, बट आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझनी होंगी, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पहले से ही पता है कि जो जीन है उसे हम क्या कहते हैं? एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। इनहेरिटेंस के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? तो जीन है, ठीक है। देन द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइंड एज जीन, मतलब कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस होगी जो कोड कर रही है टीआरएनए को, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन आरएनए को, या फिर आरआरएनए मतलब कि रिबोसोमल आरएनए को, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? जीन ही कहेंगे।
देन सिस्ट्रोन, सिस्ट्रोन क्या एक सेगमेंट होता है, डीएनए के स्टेज में सेगमेंट है। इट्स अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि जो भी डीएनए के सीक्वेंस होते हैं ना, एक उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं सिस्ट्रोन, और वो क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन को बनने के लिए या फिर बनाने में सिस्ट्रोन जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है। देन आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रोनिक, मतलब कि मोस्टली इन यूकैरियोट्स, राइट। मतलब कि मोनोसिस्ट्रोन, सिंगल सिस्ट्रोन अगर प्रेजेंट होगा तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोट्स के अंदर, या फिर पॉलीसिस्ट्रोनिक होगा तो मोस्टली इन बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्ट कोडिंग सीक्वेंस। मतलब कि अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो मोनोसिस्ट्रोनिक मतलब कि एक ही टाइप्स के सभी जीन्स, राइट। मतलब कि एक ही टाइप्स के सभी जीन्स प्रेजेंट होंगे उस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, और वो कैसे होंगे, इंटरप्ट होंगे, मतलब कि वो इंटरप्ट हो चुके होंगे कोडिंग सीक्वेंस से। द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स, एक्सॉन्स आर इंटरप्ट बाय इंट्रॉन्स। मतलब कि एक्सॉन जो है वो कौन से हैं, तो कि एक्सप्रेस या फिर कोडिंग सीक्वेंस है, बट उसके साथ दूसरे जो सीक्वेंस या फिर इंटरप्ट जो पोर्शन अटैच हुए हैं उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन अ मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। मतलब कि जो इंट्रॉन्स जो है ना, वो जब आरएनए जो प्रोसेस हो जाएगा या फिर आरएनए जो है वो मैच्योर आरएनए हो जाएगा, उसके अंदर आपको इंट्रॉन्स देखने को नहीं मिलेंगे। इंट्रॉन्स जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे, राइट। मतलब कि जो भी कोडिंग सीक्वेंस होगी एमआरएनए में से जो भी इंट्रॉन्स जो है उसे सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस डायग्राम से आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि हाउ डज द ट्रांसक्रिप्शन एंड जीन आर अटैच्ड विथ ईच अदर। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, अपस्ट्रीम प्रोमोटर देखे थे, राइट। प्रोमोटर एंड डाउनस्ट्रीम मतलब कि क्या था, तो टर्मिनेटर था, राइट। प्रोमोटर रीजन के बाद से क्या होता था कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो प्रोमोटर रीजन के बाद से स्टार्ट होती थी और स्टॉप कहाँ पर होती थी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस या फिर टर्मिनेटर रीजन में वो स्टॉप हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी रीजन है उसे हमने कहा है स्ट्रक्चरल जीन पोर्शन, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या बोला कि अगर हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि मोनोसिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। मोनोसिस्ट्रॉन मतलब कि एक ही टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पॉलीसिस्ट्रोनिक की बात करें तो पॉलीसिस्ट्रोनिक में क्या था, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली आपको बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलते हैं। अब होगा क्या कि ये जो भी सीक्वेंस है आपके पास उसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस तो हो गई, बट हुआ ये कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्री एमआरएनए, यहाँ पर ये जो भी पूरा रीजन है ना उसके पास इंट्रॉन्स एक्सॉन्स इंट्रॉन्स एक्सॉन इंट्रॉन्स एक्सॉन प्रेजेंट। इंट्रॉन्स जो है वो स्पेसिफिक आपको पोर्शन चाहिए ही नहीं, वो ज्यादा पोर्शन है, राइट। मतलब कि वो जो इंट्रॉन्स है वो किसी भी तरह से किसी भी चीज के लिए वो कोड नहीं कर रहा है, खाली कोड कौन कर रहा है, एक्सॉन्स ही कोड कर रहे हैं या फिर एक्सॉन्स ही वो एक्सप्रेस हो रहे हैं। इंट्रॉन्स तो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे हैं, तो आपको काम क्या है उसका, राइट। मतलब कि वो ज्यादा पोर्शन है। अब होगा ये कि जो भी प्री एमआरएनए जो बना है ना, प्री एमआरएनए जो बना है वो क्या करेगा कि आरएनए प्रोसेसिंग करेगा। अब आरएनए प्रोसेसिंग में दो चीजें होते हैं, एक तो केप एंड टेल। केप पोर्शन इन द सेंस ये जो पोर्शन है ना उसे केप कहेंगे और यहाँ पर टेल पोर्शन होगा। 5 प्राइम एंड पर केप पोर्शन प्रेजेंट होगा, 3 प्राइम एंड पर टेल पोर्शन होगा। और ये जो भी पूरा पोर्शन होगा ना, राइट, वहां पर स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होगी या फिर स्प्लिट जीन की प्रोसेस होती है। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, राइट। स्पेसिफिक प्रोसेस है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में होती है, जो क्या करती है कि जो भी इंट्रॉन्स जो है उन सभी को वो बाहर निकाल देते हैं। इंट्रॉन्स का जिसको आपको काम नहीं है ना, वो सभी इंट्रॉन्स को वो बाहर निकाल देते हैं। खाली सीक्वेंस में बचेगा क्या, जस्ट एक्सॉन्स। मतलब कि यहाँ पर जितने भी इंट्रॉन्स जो थे ना, वो जब आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस होते हैं, मतलब कि केप एंड टेल एडेड,
राइट, मतलब कि आगे के साइड यहाँ पर आप देखो, नीचे देखो, यहाँ पर कैप एडेड हो चुका है, राइट, और लास्ट में क्या हुआ, पॉली ए टेल अटैच हो चुकी है, राइट, मतलब कि टेल पोर्शन। उनके बीच में जितने भी कोड्स जो थे वहां पर क्या हुआ, इंट्रॉन्स एक्साइटेड एंड एक्सॉन्स स्प्लैट्स टुगेदर। इंट्रॉन्स एक्सिस्टेड हो गए, मतलब कि इंट्रॉन्स जो थे वो बाहर निकल गए और एक्सॉन्स जो थे वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए, मतलब कि स्प्लैश्ड हो गए, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो भी रीजन होगा उसे हम कहेंगे कोडिंग सेगमेंट, या फिर स्टार्ट कोडॉन से लेकर स्टॉप कोडॉन तक का जितना भी पोर्शन होगा उसे हम कहेंगे कोडिंग सीक्वेंस। क्लियर, मतलब कि आगे हम देखेंगे कि केपिंग क्या है, टेलिंग क्या है, स्प्लाइट जीन या फिर स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। बट इस डायग्राम से आपको पता चल जाएगा कि प्रोमोटर रीजन, फिर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर रीजन, इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या रोल है और वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं वो आपको इस डायग्राम से क्लियरली आइडिया आ चुका होगा। ठीक है, Want to make a copy of it? The best way would be to make use of a cast or a mold. Similar strategies are used by our cells. The most important task for a cell is to synthesize proteins based on the codes in DNA. But how are these codes read? What's the process that helps decode this language? And are proteins synthesized merely by the sequence of A, T, G, and C? The answer to all questions lies in the central dogma of life. But what exactly is the central dogma? Well, DNA makes copies of itself by the process of replication. Post-replication in every cell, the code of the DNA is cracked and transcribed into a messenger RNA. This mRNA is then read and the code is translated into proteins. This interesting concept is nothing but the central dogma. We know that the replication process is semi-conservative in nature. So now our focus will be on the two processes, namely transcription and translation. Let's begin with transcription first. As we can see here, the process in which mRNA is synthesized based on the parent DNA template is called transcription. The part or segment of DNA which encodes for a particular protein is called gene. So how are proteins made from the sequence of base pairs in the gene? Let's go in the reverse direction now. Proteins are a specific sequence of amino acids. So the various amino acids come together in a specific series to form a chain that makes up the proteins. Now to get the amino acids in a series, we need a set of instructions. These are present in the form of mRNA. And where does the mRNA come from? It is synthesized from a special template. Can you guess what this template is? Give it a shot. That's right. The template is a gene. So a segment of the DNA that encodes for protein is copied first. The copy is in the form of mRNA. This process of making mRNA is called transcription. Now can you tell me why this process is needed? Well, it's quite simple. If there is no transcription, then how will mRNA be synthesized? And if that's not done, then how will the proteins be made? Hence, transcription is vital. But it's not as easy as it seems. There are several enzymes and substeps involved in the process. We are referring to the steps like opening of the DNA double helix at a specific point, assembling the set of enzymes, gathering of nucleotides, and so on. After all these steps, an mRNA is formed. The mRNA is like an exact copy of the DNA sequence that codes the protein. The only difference between the two is that mRNA is single-stranded and the base thymine is replaced by uracil. Now that the mRNA is ready, it's all set to enter the cytoplasm. That is where the next step begins. It's the translation process.
Let's have a look at this interesting process in the upcoming part. Imagine you're appearing for an exam, but the paper presented to you is in a language that you don't understand. You are prepared for the exam, but interpretation of the questions is a problem. What can be done? Some help from a translator would work wonders, right? So translation is the simplest way to solve this problem. Clearly, a wise move would be to decode the unrecognizable language and then attempt the exam. Now imagine this cell to be in a similar situation. Let's assume that this cell encounters a set of instructions for performing a task. But the instructions are written in a coded language. So all it needs to do is to translate this language and then perform the task. Any idea which process are we talking about? That's right, we are talking about the translation process. In continuation with the process of transcription from the previous part, let's now understand the next step of the central dogma of life. As the name suggests, translation means converting something into a simpler, understandable form. And what's getting translated here? That's correct, the code hidden in the mRNA molecule. The process of transcription helps in copying the code written on the DNA. That means it forms the mRNA. Now the mRNA comes out of the nucleus through the nuclear pore and enters the cytoplasm. Here, the process of translation begins. To begin with, let's find out the directionality of this mRNA molecule. This is the 5' end of the mRNA, and this is the 3' end. And how do we know this? Are we randomly stating this? No, it's not random. We can recognize these ends with the help of specific markers. The 3' end has a continuous series of the A nucleotides. This region is called the poly A tail. The 5' end, on the other hand, has a cap of methyl group. Thus, this end is said to be methylated. But why is the directionality needed? Well, it's extremely important. The assembly that carries out transcription binds to the mRNA near the 5' end. So how does the assembly know that this is the 5' end? The easiest way to recognize the 5' end is by the presence of this methyl cap. This is how the assembly understands to bind near the 5' end and not to the poly A tail. Now, what exactly is this assembly that we're referring to? Well, that's the ribosome unit. 2 units of ribosomes, which acts like a molecular machine for protein synthesis. Remember the small dots attached to the surface of the rough endoplasmic reticulum? We find them in the diagram of a typical cell. These are nothing but ribosomes. So the ribosomes are usually made up of 2 subunits, a smaller and a larger one. The smaller subunit binds to the mRNA at the initiation site. Once this is done, the larger subunit binds and completes the assembly. Now the other type of RNA, called tRNA, steps in to get the remaining work done. At the end, a chain of amino acids is formed and released from the ribosomal unit. So doesn't this chain of amino acids look familiar? You got that right. It's our protein. The chain is further modified to achieve a proper configuration so that the protein becomes functional. This is how the translation process works. The code of mRNA is translated and the protein chain is synthesized out of it. The process of transcription and translation together are called as gene expression. The code of a gene is transcribed first and then translated into the form of proteins. There is an extremely important thing to note here. Whatever we've talked so far is all about the processes in eukaryotes. Such high level of organization is found only in eukaryotes. But we know what eukaryotes are, right? A
A cell with a well-defined nucleus and a highly organized system is a eukaryotic cell. On the other hand, cells which lack a proper membrane-bound nucleus and organization are called prokaryotic cells. Since they lack the proper membrane-bound organelles and nucleus, they do not undergo such complex and sophisticated processes. So the replication process in prokaryotes is slightly different. सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हम दोनों में देखेंगे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों के अंदर हम देखेंगे कि हाउ डिड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक्स से। तो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक्स, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर बैक्टीरिया की हम बात करें तो उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द एमआरएनए, मतलब कि मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट स्ट्रेन, राइट। मतलब कि एमआरएनए जो है उसका काम क्या होगा कि वो टेम्पलेट स्ट्रेन को जस्ट प्रोवाइड करेगा। अनदर वन इज द टीआरएनए, मतलब कि ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होगा, टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, देन जो भी जेनेटिक कोड होगा उसको वो रीड करेगा। अब आपको ऐसा होगा कि जेनेटिक कोड क्या है, इसके बाद वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जेनेटिक कोड क्या है और हाउ इट वर्क्स। थर्ड वन इज आरआरएनए, मतलब कि रिबोसोम आरएनए। आरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, राइट। मतलब कि स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड कैटालिटिक फंक्शन जो भी हो रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन प्रोसेस आप लोग वीडियो के अंदर तो देख चुके हो, बट डिटेल में भी हम देखेंगे आगे कि हाउ डज ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस। ट्रांसलेशन इन द सेंस एमआरएनए की जो भी स्ट्रेन है उसमें से प्रोटीन सिंथेसिस होना, राइट, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, याद रखना है आपको, सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसलेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। मतलब कि एक ही टाइप का पॉलीमर है जो है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो पूरी प्रोसेस जो भी ट्रांसलेशन के अंदर जो भी पूरी प्रोसेस होती है, मतलब कि तीनों टाइप्स ऑफ आरएनए के अंदर वो ये एक ही पॉलीमरेज कैरी आउट करता है, राइट, इन बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे स्टेप्स प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन। मतलब कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, उनके अंदर मेनली थ्री प्रोसेस होती है या फिर 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, another one is the elongation and third one is the termination, right। तो ये जो प्रोसेस है वो पहले हम डायग्राम थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हम थियोरिटिकल बेसिस पर जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, ओवरव्यू ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि जो भी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है उसके बारे में है। तो जैसे कि हम आगे पढ़ चुके हैं कि कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो उसके अंदर आपको प्रोमोटर साइट देखने को मिलेगी, देन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या फिर स्ट्रक्चरल जीन, एंड लास्ट वन इज द टर्मिनेट। ये आपको 3 पोर्शंस देखने को मिलेंगे। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रोमोटर साइट जो है उसके थोड़ी आगे क्या होगा कि जो भी आरएनए पॉलीमरेज होगा वो उसके साथ बाइंड होगा, राइट। और आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड होगा तो वो क्या करेगा कि जो भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है उसको अनवाउंड करेगा। मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के बीच में जो भी बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड ATGC के बीच में जो भी बॉन्ड्स थे उनको वो ब्रेक करेगा और उन दोनों सीक्वेंसेस को वो अलग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी गई है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड लोकल डीएनए अनवाइंडिंग। क्या होगा कि जैसे ही आरएनए बाइंड होगा तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो अलग हो जाएगी, अनवाउंड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप, राइट। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा इनिशिएशन स्टेप होगा।
तो इनिशिएशन स्टेप ऑफ आरएनए सिंथेसिस, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगी आरएनए सिंथेसिस की। मतलब कि जो भी डीएनए में से जो आरएनए बनेगा या फिर एमआरएनए जो बनेगा वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एनटीपीस, राइट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, एनटीपीस, राइट। तो क्या होगा कि जैसे आप एनटीपीस एंटर करोगे तो वो क्या करेंगे कि ये जो भी डीएनए सीक्वेंस है उसकी ऑपोजिट सीक्वेंस, राइट, मतलब कि जैसे देखो यहाँ पर ऊपर की सीक्वेंस कोडिंग सीक्वेंस है, नीचे की जो सीक्वेंस है वो टेम्पलेट सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब जैसे कि आप आगे पढ़ चुके हो, क्या होगा कि कोडिंग सीक्वेंस क्या करता है, जस्ट कोड डिसाइड करता है, और टेम्पलेट सीक्वेंस क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर 3 प्राइम है, यहाँ पर 5 प्राइम है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो भी आरएनए सिंथेसिस होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आरएनए सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब फिर से क्या होगा कि जैसे जैसे आप एनटीपीस ऐड करते जाओगे तो इलोंगेशन ऑफ आरएनए, मतलब कि जो भी आरएनए सिंथेसिस, यहाँ से आरएनए बनना जस्ट शुरू हुआ था, बट जैसे जैसे आप एनटीपीस उसके अंदर एंटर करते जाओगे क्या होगा कि आरएनए की जो भी सीक्वेंस है वो इलोंगेट होती जाएगी, मतलब कि बढ़ती जाएगी, उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इलोंगेशन ऑफ आरएनए हुआ, तो यहाँ पर आप देखो ये आरएनए की जो सीक्वेंस है वो ऐसे बढ़ती गई। ठीक है, मतलब कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि 3 प्राइम डायरेक्शन में क्या करते गए कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते गए और 5 प्राइम इलोंगेट होता गया। ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या होगा कि जैसे जैसे वो ये जो भी सीक्वेंस जो है वो जैसे जैसे टर्मिनेशन रीजन की तरफ आगे बढ़ती जाएगी, राइट, तो लास्ट में वो कहाँ पर पहुंचेगी, टर्मिनेशन सिग्नल तक। ठीक है, फर्दर इलोंगेशन होगा, प्रोमोटर से लेकर टर्मिनेशन रीजन तक उसका इलोंगेशन स्टार्ट होगा, मतलब कि उतनी आपको एमआरएनए की सीक्वेंस आपको मिलेगी, राइट। बट लास्ट में क्या होगा कि जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जब टर्मिनेशन रीजन तक पहुंच जाएगा तो वो क्या कर देगा, एमआरएनए बनाना स्टॉप कर देगा, और एमआरएनए बनाना स्टॉप कर देगा, उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज वहां से अलग हो जाएगा, राइट, और टर्मिनेशन सिग्नल उसको प्रोवाइड कर देगा। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी एमआरएनए की जो सीक्वेंस बनी थी वो इस डीएनए में से अलग हो जाएगी, राइट, मतलब कि टर्मिनेशन सिग्नल यहाँ पर क्या हुआ 4th स्टेप में, तो टर्मिनेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, राइट। और लास्ट में क्या हुआ कि आपको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट मिला, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन द सेंस जो न्यू एमआरएनए की जो सीक्वेंस या फिर आरएनए की जो सीक्वेंस बनी है डीएनए में से, राइट, वो सीक्वेंस आपको लास्ट में मिलेगी। बट एक चीज और कि आपको ये जो भी आरएनए की जो सीक्वेंस मिली है उसके अंदर आपको 2 चीजें मिलेगी, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। हम आगे भी देख चुके हैं, एक्सॉन्स इन द सेंस जो कोड करते हैं, मतलब कि ऐसे जीन्स जो किसी भी चीज के लिए कोड करते हैं, बट इंट्रॉन्स इन द सेंस जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते, राइट। तो ऐसे आपको एक आरएनए की पूरी सीक्वेंस आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब आप लोगों को इजीली ये समझ में तो आ चुका होगा कि किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। बट एक चीज और, अब मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस दी गई है उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स भी आपको ऐड किए गए हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के अंदर। तो पहले टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम आपको दिया गया है वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये डायग्राम आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है, वहाँ पर 3 पोर्शंस होंगे, एक टर्मिनेशन पोर्शन होगा, प्रोमोटर पोर्शन होगा और एक ट्रांसक्रिप्शन पोर्शन या फिर स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब होगा क्या कि प्रोमोटर साइट जो है वहाँ पर क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और होती है, सिग्मा फैक्टर, राइट। जो सिग्मा फैक्टर है वो जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होता है उसके बाद ही, राइट, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे चलेगा कि उसकी प्रोमोटर साइट कहाँ पर है, मतलब कि उसे किस जगह पर बाइंड होना है।
तो वो हेल्प करेगा उसे सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाएगा और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को रीड करते जाएगा आगे आगे, तो उसे जहां पर भी प्रोमोटर रीजन मिलेगा वहां पर उसे बाइंड कर देगा, आरएनए फैक्टर उसे बाइंड कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इनिशिएशन की प्रोसेस होगी। इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होगी कि जैसे जैसे ये पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर, राइट, जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को वो अलग कर देगा और एमआरएनए सीक्वेंस बनाना स्टार्ट कर देगा, राइट। और फिर क्या होगा कि जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा तो सिग्मा फैक्टर उससे अलग हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम क्या था, जस्ट इनिशिएशन साइट या फिर जस्ट प्रोमोटर साइट को उसे बताना था, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प करनी थी। आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प किस तरह से करनी थी, उसे कि प्रोमोटर रीजन उसे मिल जाए। अब उसे प्रोमोटर रीजन तो मिल चुका है, फिर क्या होगा कि सिग्मा फैक्टर का अब कुछ काम नहीं है तो सिग्मा फैक्टर वहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा कि जैसे जैसे वो टर्मिनेटर रीजन या फिर टर्मिनेशन रीजन की तरफ जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो लास्ट में होगा ये कि जैसे वो टर्मिनेशन रीजन तक पहुंच जाएगा तो वहां पर एक दूसरा फैक्टर होगा जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर, राइट। तो ये जो रो फैक्टर है वो क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाएगा और ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सीक्वेंस जो थी वहां से आरएनए पॉलीमरेज को वो अलग कर देगा एंड लास्ट में आपको आरएनए सीक्वेंस मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि दो फैक्टर वर्क करते हैं, एक सिग्मा फैक्टर और एक रो फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है कि जो भी आरएनए पॉलीमरेज है उसको प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने में हेल्प करना, वो कौन करेगा, सिग्मा फैक्टर, राइट। एंड रो फैक्टर क्या करेगा कि जब वो एक बार टर्मिनेशन रीजन तक पहुंच जाएगी तो आरएनए पॉलीमरेज को उन डीएनए सीक्वेंस में से अलग करने का काम कौन करेगा, रो फैक्टर, और लास्ट में आपको आरएनए मिल जाएगा। क्लियर। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए में से आरएनए बनता है, राइट। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर हाँ डीएनए में से आरएनए तो बन गया, बट इस आरएनए का काम क्या होगा। तो ये जो आरएनए है उसका काम कहाँ पर होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। ट्रांसलेशन इन द सेंस प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है ना, एमआरएनए में से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो वो जो सीक्वेंस है जो हम वीडियो के अंदर देख चुके हैं वही चीज़ आप यहाँ पर कंटिन्यू होगी। ये आरएनए जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट, उसका ट्रांसलेशन होगा। तो जैसे कि हम देख रहे थे स्टेप्स प्रेजेंट इन ट्रांसक्रिप्शन, तो सबसे पहला इनिशिएशन स्टेप, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करेगा और स्टार्ट कर देगा इनिशिएशन प्रोसेस। अब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट ऑफ डीएनए। सिग्मा फैक्टर का काम क्या है, रिकॉग्नाइज करना कि कहाँ पर प्रोमोटर साइट प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। It use nucleotide triphosphate as a substrate and polymerase in a template following the rule of complementary। अब वो क्या करेगा कि न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट एनटीपीस की हेल्प लेगा और फिर वो क्या करेगा कि जैसे कि हमें पता है कि टेम्पलेट रीजन के सामने वो कौन सी स्ट्रेन बनाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन, राइट। तो वो क्या करेगा कि जैसे जैसे टेम्पलेट स्ट्रेन जो है वो रीड होती जाएगी, राइट, वैसे वैसे वो क्या करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन उसके सामने जो भी एनटीपीस आते हैं वो एमआरएनए की सीक्वेंस में वो आगे आगे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें कि उसके पास प्रोमोटर रीजन कौन सा होगा, तो TATAAT। इन यूकैरियोट्स की बात करें तो TATAAA, राइट। तो ये जो है वो उसके पास प्रोमोटर रीजन होगा। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप की हम बात करें तो वो है इलोंगेशन स्टेप। तो आरएनए पॉलीमरेज, राइट, इलोंगेशन स्टेप करना है उसे। आरएनए पॉलीमरेज इन द सेंस कोर एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड Mg2+ कैन कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा, इलोंगेशन की प्रोसेस होगी, बट उस आरएनए को
आरएनए पॉलीमरेज को जो काम करना है उसके लिए उसको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो एनर्जी और दूसरा है Mg2+, राइट। सिग्मा फैक्टर सेपरेट्स एंड कोर एंजाइम्स मूव अलोंग द एंटीसेंस स्ट्रैंड टिल इट रीचेस द टर्मिनेशन साइट। अब क्या होगा कि जो सिग्मा फैक्टर था वो वहाँ से अलग हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर का काम तो अब खत्म हो चुका है। सिग्मा फैक्टर का काम क्या था? जस्ट प्रोमोटर रीजन को फाइंड आउट करना था। उसने सिग्मा फैक्टर का काम तो हो गया। अब क्या होगा कि जो कोर एंजाइम या फिर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करेगा? एंटीसेंस स्ट्रैंड के सामने वो आगे आगे बढ़ता जाएगा, राइट। मतलब कि देखो कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी वो थी 3' to 5' थी, राइट। तो अब वो कैसे बढ़ेगा? 5' to 3' डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता जाएगा एंड टिल इट रीचेस द टर्मिनेशन साइट। मतलब कि जब तक वो टर्मिनेशन साइट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आरएनए पॉलीमरेज उस सीक्वेंस में आगे बढ़ता जाएगा। लास्ट वन इज द टर्मिनेशन। रो फैक्टर एक्ट एज अ टर्मिनेशन ऑफ द सीक्वेंस। रो फैक्टर क्या करेगा? टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब क्या होगा? व्हेन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रीचेस एज अ टर्मिनेटर साइट इट सेपरेट्स फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। अब जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जैसे जैसे टर्मिनेटर साइट तक पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से अलग हो जाएगा, ठीक है। अगर आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया तो होगा क्या कि जो एमआरएनए बनने की या फिर आरएनए बनने की जो प्रोसेस थी वो भी स्टॉप हो गई, राइट। मतलब कि अब फर्दर आरएनए जो बन रहा था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से वो बनना स्टॉप हो चुका है। एट टर्मिनेशन साइट ऑफ डीएनए एंड बेसिस मतलब के नाइट्रोजन बेसिस आर प्रेजेंट इन द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। रो फैक्टर रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन साइट, राइट। मतलब कि रो फैक्टर क्या करेगा? टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को वहां से अलग कर देगा। मतलब कि डीएनए सीक्वेंस में जहां पर आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होगा उसे डीएनए सीक्वेंस में से अलग कर देगा, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी वो थी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब जो हम देखेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की ही प्रोसेस है बट वो किसके अंदर हम देखेंगे? यूकैरियोट्स के अंदर हम देखेंगे। देखो अब एक चीज और, जैसे हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, राइट। तो जैसे हम आगे पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास जो भी जीन्स होंगे वो सेम टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि उसके डीएनए में सेम टाइप ऑफ जीन्स ही प्रेजेंट होता है। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग जीन का काम भी अलग अलग होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बेसिक चीज हम लोगों को पता है। तो अब होगा क्या कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट्स, तो यहाँ पर भी बनने वाला तो आरएनए ही है बट आरएनए जो बन रहा है वो जो प्रोकैरियोटिक्स में जो आरएनए बन रहा था उससे डिफरेंट होगा, अलग होगा, राइट। प्रोसेस तो सेम है। प्रोसेस जैसे प्रोकैरियोटिक्स में होती थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, वैसे ही हो रही है। बट जो लास्ट में आपको जो आरएनए मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक्स में जो आरएनए था उससे अलग मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए मिल रहा था वो सेम जीन्स से बना हुआ था बट यूकैरियोट्स में जो आपको आरएनए मिलेगा वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स से बना हुआ होगा। मतलब कि अलग अलग जीन्स तो अलग अलग चीज़ों के लिए वो कोड कर रहे होंगे, राइट। तो अब देखते हैं क्या है उसके अंदर। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। अकर इन द G1 एंड G2 फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। यहाँ पर भी 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज आपको देखने को मिलेंगे। यूकैरियोट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट वन इज द आरएनए pol 1 transcribes RNA, right? 28S RNA, then 18S, 5.8S। RNA polymerase 2 की अगर हम बात करें तो ट्रांसक्राइब प्रिकोजर ऑफ mRNA दैट हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA। वो क्या करेगा? प्रिकोजर RNA को mRNA मतलब कि हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA के साथ उसे बाइंड कर देगा। लास्ट वन इज द RNA polymerase 2।
इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, किसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, टीआरएनए का। देन 5sRNA मतलब कि SNRNS या फिर स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस, राइट। इन सभी के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तो RNA पॉलीमरेज 3, राइट। अब हम आगे देखते हैं कि हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स। ठीक है, मतलब इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन स्टेप ही देखेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो डायग्राम दिया गया है आपको वो ही रिफर करेंगे और उसके बेसिस पर हम आगे देखेंगे। ये जो डायग्राम है वो आपकी बुक के अंदर दिया गया है आपको। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है, डीएनए सीक्वेंस, राइट। ये क्या है, सिग्मा फैक्टर होगा, राइट। सिग्मा फैक्टर क्या करेगा कि प्रोमोटर, जैसे कि हम प्रोकैरियोट्स में बढ़ चुके हैं वैसे ही क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर जो है प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड होगा, देन इट रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन, और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या करेगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि आरएनए एमआरएनए जो है वो आगे बनता जाएगा, राइट। मतलब कि एमआरएनए जो है वो आगे बढ़ता है, ये एमआरएनए है, ठीक है। अब होगा ये कि कहाँ तक वो आगे बढ़ेगा, जब तक टर्मिनेशन साइट या फिर टर्मिनेटर साइट जो है वो उसके नहीं मिल जाते। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जब तक टर्मिनेशन साइट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा कि रो फैक्टर आएगा। रो फैक्टर क्या करेगा, रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए सीक्वेंस से अलग कर देगा, ठीक है। और जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस थी वो स्टॉप हो जाएगी। सेम प्रोसेस है, बट एक चीज़ और, यहाँ पर आप देखो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर बैंड्स दिख रहे हैं, राइट। मतलब कि येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर बैंड्स दिख रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको आगे बताई थी कि जो प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो सेम जेनेटिक मटेरियल होगा, राइट। मतलब कि उसके अंदर जितने भी जीन्स होंगे वो सेम एक ही चीज़ के लिए कोड कर रहे होंगे। बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, तो अलग अलग जीन्स जो है वो अलग अलग चीज़ों के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा ये कि आपको दो चीज़ें मिलेगी। जो येलो रीजन्स आपको दिख रहे हैं ना उसे हम कहेंगे एक्सोन्स। ये येलो रीजन जो है उसे हम कहेंगे एक्सोन्स, और रेड रीजन जो है उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स, राइट। यहाँ पर आपको बोला गया, देखो येलो रीजन है उसे एक्सोन कहेंगे, रेड रीजन को हम इंट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। अब अगर ये सीक्वेंस जो आपको मिली है, मतलब कि ये जो एमआरएनए की जो आपको सीक्वेंस मिली है, अगर ये सीक्वेंस को आप ट्रांसलेशन के लिए आगे भेजोगे तो होगा क्या कि जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होने वाले या फिर प्रोटीन्स या फिर आप बोल सकते हो एमिनो एसिड सीक्वेंस, पॉलीपेप्टाइड चेन, कुछ भी वर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जब ये एमआरएनए की सीक्वेंस जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी फॉर अ ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो होगा ही कि देखो इतने जो यहाँ तक एक्सोन्स में जितने जीन्स है वो तो कोड करेंगे, मतलब कि किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए वो कोड करेंगे। बट अगर इंट्रॉन्स की बात करें तो इंट्रॉन्स तो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करते। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ट्रांसलेशन आगे बढ़ेगा, ट्रांसलेशन बढ़ेगा और अमीनो एसिड के सीक्वेंस ज्वाइन हो गई, फिर इतने में गैप आ जाएगा, फिर क्या होगा कि यहाँ से वो कट आउट हो जाएगा, मतलब कि छोटी छोटी आपको एमिनो एसिड सीक्वेंस मिलेगी। और ये जो प्रोसेस है वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। बट आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा कि जो भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होगा, ठीक है। तो वो किस तरह से होगा, आरएनए स्प्लाइसिंग होगी। आरएनए स्प्लाइसिंग इन द सेंस क्या होता है कि आरएनए स्प्लाइसिंग में दो चीज़ें होती। एक चीज़ तो ये कि जो 5 प्राइम एंड है ना, 5 प्राइम एंड पर क्या होता है, केपिंग होता है, केपिंग, राइट। 5 प्राइम एंड को वो किसी भी चीज़ से ढक देते हैं। लास्ट में
जो 3 प्राइम है वहां पर क्या होगा, पॉली ए टेल ज्वाइन करेंगे, मतलब कि एडेनाइन 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 एडेनाइन, इस तरह से एक लॉन्ग चेन उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। आगे कैप कर दिया और पीछे क्या कर दिया, टेल कर दिया, राइट। आगे के पोर्शन को किसी भी चीज से ढक दिया था, इसलिए उसे हमने बोल दिया कैपिंग। और पीछे की जो टेल जो मिली है, टेल उसमें क्या किया हम लोगों ने, बहुत सारे एडेनाइन को जोड़ दिया, ठीक है। तो जो पॉली एडिनाइलेशन की जो प्रोसेस है उसके हेल्प थ्रू हमने क्या किया कि पॉली ए टेल फॉर्म की, जो एमआरएनए के साथ हम लोगों ने जोड़ दी। और आरएनए स्प्लाइसिंग थ्रू हम लोगों ने क्या किया कि जो जितने भी इंट्रॉन्स थे, देखो इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस में आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है, सभी चीज एक साथ थी, बट यहाँ पर क्या हुआ, देखो जितने भी एक्सॉन्स जो थे वो साथ में आ गए, बट इंट्रॉन्स जो थे उन्होंने राउंड फॉर्मेशन किया। हुआ क्या, देखो एक ऐसी सीक्वेंस थी, अब हुआ है कि ये एक इंट्रॉन्स आए, ये एक्सॉन्स आए, फिर इंट्रॉन्स ने क्या किया, इंट्रॉन्स ऐसे ज्वाइन हो गए, फिर से एक्सॉन्स आए, इंट्रॉन कैसे ऐसे ज्वाइंट हो गए, फिर से एक्सॉन आए, इंट्रॉन इस तरह से ज्वाइंट हो गए, फिर से इंट्रॉन्स आए। तो हुआ क्या कि यहाँ पर आपको ये जो नीचे जितने भी जीन सीक्वेंस मिलेंगी या फिर जितनी भी आपको आरएनए की जो स्ट्रैंड मिलेगी उसके अंदर जस्ट प्रेजेंट क्या होगा, एक्सॉन ही प्रेजेंट होंगे। और आपको काम किसका है, एक्सॉन का ही काम है, इंट्रॉन्स का तो कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो जब आप कैपिंग एंड पॉली एडिनाइलेशन की टेल को अटैच करोगे तो होगा ये कि जितने भी इंट्रॉन्स है वो वहां से अलग हो जाएंगे और आपको एक लास्ट में एक सीक्वेंस मिलेगी जिसे हम कहते हैं एमआरएनए, राइट। एमआरएनए की सीक्वेंस मिलेगी जिसके अंदर आपको जस्ट एक्सॉन्स ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इंट्रॉन्स जितने भी थे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, राइट, बट इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको यही प्रोसेस एक दूसरे डायग्राम थ्रू भी समझाता हूँ कि किस तरह से होता है, राइट। ओके, मैं भी आपको पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा होगा बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बेस्ट, राइट। देखो हुआ क्या है, ये डीएनए सीक्वेंस है, राइट। यहाँ पर प्रोमोटर रीजन, यहाँ पर टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन साइट, या फिर उसका तीसरा नाम है सीक्वेंस सीक्वेंस डीएनए, राइट। तो ये पूरी एक डीएनए सीक्वेंस है। अब होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आपको मिलेगा क्या, पहले तो प्री एमआरएनए मिलेगा, राइट। प्री एमआरएनए में होगा क्या कि यहाँ पर एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन, वैसे आपको एक पूरी एक सीक्वेंस मिलेगी, राइट। बट आपको काम क्या है, जस्ट एक्सॉन्स का ही काम है, इंट्रॉन्स का आपको कुछ काम है ही नहीं, ठीक है। तो आप करोगे क्या, दो चीजें आप करते हो, सबसे पहले तो आरएनए स्प्लाइसिंग करते हो और दूसरी चीज पॉली एडेनाइलेशन, राइट। आरएनए स्प्लाइसिंग और पॉली एडेनाइलेशन की जब आप प्रोसेस करोगे तो होगा ये कि 5 प्राइम जो है उसके ऊपर आप क्या करोगे, कैपिंग कर दोगे। ये लीडर स्ट्रैंड है, आगे के लीडर स्ट्रैंड, और ये है ट्रेलर, राइट, मतलब कि पीछे की, राइट, मतलब कि टेल पोर्शन है, राइट। लीडर पोर्शन जो वहां पर आप कैप कर दिया, मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप है, ठीक है। और ट्रेलर जो था पोर्शन वहां पर आपने किया कि पॉली ए टेल को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ पॉली एडिनाइलेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि आरएनए प्रोसेसिंग होगा, जैसे जैसे आरएनए प्रोसेसिंग की जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, होगा ये कि जितने भी इंट्रॉन्स जो थे वो रिमूव हो जाएंगे, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम देखा था, ठीक है। मतलब कि ये एक्सॉन्स, यहाँ पर इंट्रॉन्स ऐसे आ गए, फिर से एक्सॉन्स इंट्रॉन्स, राइट। तो ये सभी जो इंट्रॉन्स जो है वो वहां से अलग हो जाएंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ पर कैप प्रेजेंट है, यहाँ पर पॉली ए टेल प्रेजेंट है, ये प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, ये आपको जो मिली उस पर जस्ट प्रेजेंट कौन से होंगे, एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, इंट्रॉन्स तो सब निकल गए हैं। तो ये जो एमआरएनए आपको लास्ट में जो मिला है वो कौन सी प्रोसेस करेगा, आप ट्रांसलेशन, राइट। वो अब लास्ट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेंगे, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन देखा हमने, उसके पहले हमने क्या देखा था, रेप्लिकेशन देखा था,
मतलब कि रेप्लिकेशन में हमने दो चीज़ देखी थी, डीएनए में से फिर से डीएनए बनना, उसे हमने रेप्लिकेशन किया था, बोला था। फिर ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या देखा कि डीएनए में से आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन में क्या होगा कि ये जो आरएनए बना है, मतलब कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जो बना है, उसमें से ट्रांसलेशन की प्रोसेस थ्रू अब होगा क्या कि पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस आपको लास्ट में फॉर्म होके मिलेगी। तो इस टाइप की जो पूरी प्रोसेस है वो होती है प्रोकैरियोटिक्स। पहले जो हमने देखा वो था प्रोकैरियोटिक्स, और अभी जो हमने सीक्वेंस देखी वो है यूकैरियोटिक्स के अंदर। सो अभी तक की पूरी जो प्रोसेस थी वो हम लोगों ने देखी, वो आप लोगों को क्लियरली आइडिया आ चुका होगा, राइट। बट अब हम देखेंगे आगे के स्प्लिट जीन और स्प्लाइसिंग क्या है, राइट। हम लोगों ने देखा था स्प्लाइसिंग की प्रोसेस होती है या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग होता है, तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है आपको, वो देखते हैं। सबसे पहले तो डिस्कवर किन्होंने किया था, शार्प एंड रॉबर्ट्स। दे अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन 1993। सबसे पहले शार्प एंड रॉबर्ट्स ने ये आइडेंटिफाई किया था, उसको डिस्कवर किया था। द जीन विच कंटेन नॉन फंक्शनल इंट्रॉन्स अलॉन्ग विथ फंक्शनल एक्सॉन इज नोन एज स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन इन द सेंस क्या होगा कि ऐसे जीन्स जिनके पास एक्सॉन्स भी है एंड इंट्रॉन्स भी है। एक्सॉन का काम क्या है, दे आर फंक्शनल जीन्स, एंड इंट्रॉन्स इन द सेंस नॉन फंक्शनल जीन्स, मीन्स के उसका किसी भी तरह से फंक्शन नहीं है किसी भी काम में, तो उसे हम कहेंगे स्प्लिट जीन, राइट। देन स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंट इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, राइट। क्या हुआ है आरएनए स्प्लाइसिंग में कि जितने भी इंट्रॉन्स थे उन सभी को आप लोग अलग कर दिया, और जितने भी एक्सॉन्स थे उन सभी को आपने एक साथ जोड़ के एक डिफाइनाइट ऑर्डर में उसको ज्वाइन कर दिया। आरएनए जीन स्प्लिट जीन जो है वो एंशिएंट फीचर है डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे केपिंग एंड टेलिंग, राइट। ये भी चीज़ हमने देखी थी कि केपिंग होती है और टेलिंग होती है, राइट। द नेसेंट मतलब कि न्यू फॉर्म्ड आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2, मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज 2 की हेल्प थ्रू जो भी न्यू आरएनए सिंथेसाइज हुआ है इज कॉल्ड एज द एचएनआरएनए एंड इट अंडरगो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। मतलब कि जो सबसे पहले आरएनए सिंथेसाइज हुआ उसे हमने नाम दिया है एचएनआरएनए, और ये जो एचएनआरएनए जो फॉर्मेशन हुआ, एचएनआरएनए इन द सेंस हेटेरोजीनियस आरएनए, राइट। हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जो है वो क्या होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी कि वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैरी आउट करेगा। देन आफ्टर इट कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, उसके पास दोनों चीज़ें हैं, एक्सॉन्स भी एंड इंट्रॉन्स भी है। इट इज़ अनस्टेबल, और ये प्रोसेस कैसे अनस्टेबल है। अब हम देखेंगे केपिंग प्रोसेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो केपिंग प्रोसेस एंड यूजुअल अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मतलब कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट द प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए। होगा क्या कि जो केपिंग की प्रोसेस होती है वो कौन सी साइड पर होती है, 5 प्राइम एंड पर होती है, वो आपको पता है। और किसके अंदर होती है, नेसेंट आरएनए या फिर न्यूली आरएनए जो फॉर्म हुआ है उसके अंदर होती है, जिसे हम कहते हैं एचएनआरएनए मतलब कि हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, राइट। तो होगा क्या कि केपिंग की प्रोसेस में जो आगे के पोर्शन मतलब कि 5 प्राइम एंड जो है वहां पर आप किसको ऐड करोगे, मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट को आप वहां पर ऐड कर दोगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि केप प्रोवाइड्स द एमआरएनए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस। केप क्या करेगा कि जो भी न्यूक्लियसिस एंजाइम्स जो होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब कि आरएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। तो उन सभी चीज़ों से क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ रिबोसोम बाइंडिंग साइट, और उससे क्या होगा कि जब ये एमआरएनए के सीक्वेंस को किसी भी रिबोसोम के साथ बाइंड होना होगा तो उसके लिए भी वो एक साइड प्रोवाइड करेगा। और ऑलवेज एक चीज़ याद रखना कि जो भी एमआरएनए की जो सीक्वेंस होती है जो प्रोटीन बनाने में आगे जाने वाली है, वो ऑलवेज एमआरएनए की सीक्वेंस जो है वो रिबोसोम के जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं ना, राइट। रिबोसोम आपको पता है कि लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, जो स्मॉल सब यूनिट होता है ना उसके साथ ही ऑलवेज एमआरएनए बाइंड होता है, एंड जो लार्ज सब यूनिट होता है उसके साथ टीआरएनए बाइंड होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। आगे टेलिंग की अगर हम बात करें तो टेलिंग में क्या है
200 to 300 nucleotides of adenylate acid is added to its 3' end, मतलब कि 3' end पर आप 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दोगे, then polyadenylation is through to protect the 3' end from degradation by exonuclease, मतलब कि 3' end को एक्सोन्यूक्लियस से डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, पॉलीएडिनाइलेशन की प्रोसेस करते हो। इट इज अ फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA now called mRNA that is transported out of the nucleus for translation, मतलब कि ये यहाँ तक जितनी भी पूरी प्रोसेस हुई है वो कहाँ पर होगी, न्यूक्लियस के अंदर होगी। अब न्यूक्लियस के बाहर ट्रांसलेशन के लिए वो बाहर आएगा, मतलब कि न्यूक्लियस में जो भी mRNA फॉर्म हुआ है वो अब कहाँ आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, राइट, और सेल के साइटोप्लाज्म में आगे प्रोसेस होगी। देखो किस तरह से, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक सेल है, राइट, एक सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, राइट, मतलब कि और ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है, सेल, राइट, ये क्या है, न्यूक्लियस। होता क्या है कि यहाँ पर क्रोमोसोम या फिर DNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो वहाँ पर हमने क्या किया, DNA में से क्या बनाया, mRNA फॉर्मेशन किया। अब ये जो mRNA फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पर आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में अब आएगा, जहाँ पर जब वो mRNA जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा तो वहाँ से प्रोसेस कौन सी स्टार्ट होगी, ट्रांसलेशन, राइट, अब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ठीक है, लास्ट जो चीज़ मुझे आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर कुछ पॉइंट्स दिखाने हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसक्रिप्शन, राइट, मतलब कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है उसमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला, इट अकर्स इन कॉन्टैक्ट विद साइटोप्लाज्म, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स को आप लोगों को पता है, प्रोकैरियोटिक्स के पास न्यूक्लियस, मतलब कि सेल के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए उसका जो भी DNA होगा वो कहाँ पर होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, इसलिए प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन भी सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। देन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इट अकर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड फॉर इट्स अकरेंस, मतलब कि स्पेसिफिक पीरियड नहीं होता है कि जब ये प्रोसेस होती है, वो कभी भी हो सकती है। मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द G and G1 फेज, मतलब कि G1 and G2 फेज में ये मोस्टली प्रोसेस होती है। देन प्रोसेसिंग ऑफ रिलीज्ड RNA अकर्स इन साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो भी RNA फॉर्मेशन हुआ वो रिलीज कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। बट प्रोसेसिंग अकर इनसाइड द न्यूक्लियस, प्रोसेसिंग के बाद जो भी RNA मिला है आपको, mRNA जो मिला है वो कहाँ पर रिलीज होगा, पहले न्यूक्लियस में होगा और फिर वो न्यूक्लियस में से कहाँ पर आएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। इट इज कपल्ड टू ट्रांसलेशन, राइट, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस एक साथ ही होती है, बट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर स्पेशली सेपरेटेड, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी अलग होती है, मतलब कि वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होती है, और ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, याद रखना। देयर इज ओनली वन पॉलीमरेज, और यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज, राइट। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जस्ट एक ही टाइप के पॉलीमरेज वर्क करते हैं, बट प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमरेज विल वर्क। यहाँ पर हमने देखा था द पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर विच सेपरेट्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, राइट, मतलब कि हमने क्या देखा था, वहाँ उसके पास सिग्मा फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर भी देयर आर डिस्टिंक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर इज एब्सेंट, राइट, मतलब कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर एब्सेंट है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हैज 1 और 2 जीन्स, मतलब कि पॉलीसिस्टोनिक हो गए, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज ओनली 1 जीन, मतलब एक ही टाइप के जीन प्रेजेंट होंगे। प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिकम इफेक्टिव इन C2 इन द ओरिजिनल पोजिशन। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन केम आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर फंक्शनिंग इन साइटोप्लाज्म, वो कहाँ पर आएंगे, बाहर आएंगे इन द साइटोप्लाज्म फॉर द फंक्शन। स्प्लाइसिंग इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पर स्प्लाइसिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी जितने भी जीन्स होंगे प्रेजेंट वो पॉलीसिस्टोनिक, राइट।
बट यहाँ पर आपको स्प्लाइसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इन मोस्ट ऑफ द केसेस स्प्लाइसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए आपको मोस्टली स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है उसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन, राइट, वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि हाउ डज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा जेनेटिक कोड, और जेनेटिक कोड को समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइट। सो थैंक यू।